नमस्कार मित्रों, कणाद एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, दिसंबर 2023 में यूजीसी नेट एग्ज़ाम में जिन्होंने जेआरएफ क्वालिफाई किया है, उन सभी स्टूडेंट्स का हम इंटरव्यू सीरीज़ चला रहे हैं और इंटरव्यू ले रहे हैं। तो उसी इंटरव्यू सीरीज़ में आज हमारे साथ हैं दीपांजलि चौहान जी, जिनसे हम पूछेंगे उन्होंने कैसे अपनी तैयारी करी और क्या क्या उनकी तैयारी के दौरान कुछ उतार चढ़ाव रहे, जिनसे आगे जो स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनको भी थोड़ा बहुत हेल्प मिलेगी। तो आइए कुछ बातचीत करते हैं दीपांजलि जी से। आपका स्वागत है दीपांजलि जी। तो आप सबसे पहले हमारे श्रोताओं को अपने बारे में बताएं, कैसे आपने तैयारी करी है, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा है, उसके बारे में। नमस्ते, मेरा नाम दीपांजलि चौहान है। मैं ऋषिकेश की ही रहने वाली हूँ। मेरा जनरल कैटेगरी से फर्स्ट अटैम्प्ट में जेआरएफ निकला है दिसंबर 2023 का। और मेरा 12th में पीसीएम से हुई है। उसके बाद मेरी ग्रेजुएशन हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस से हुई है और उसके बाद मैंने मास्टर्स योगा में करी जी। तो दीपांजलि जी, पीसीएम करने के बाद आप योग के क्षेत्र में आई हैं, तो ये कैसे हो गया? अपने आप ही सब हुआ। जैसे एक्चुअली जब मैं पॉलिटिकल और हिस्ट्री जब मेरी बैचलर्स चल रही थी, उस टाइम मैंने आसन शुरू करा था, योगासन की क्लासेस शुरू करी थी। तो मैंने 1-2 साल सेकेंड ईयर से स्टार्ट कर दिया था, तो 2 साल मैंने योगासन करा है। तो उससे ना मेरे बिहेवियर में बहुत इफेक्ट पड़ा। मतलब जैसे कि काफ़ी अच्छे से पॉजिटिव साइंस होते थे कि हम पहले गुस्सा करते हैं, उसके बाद हमारा गुस्सा थोड़ा कम हो गया था मेरा। तो इस तरीके से मेरा इंटरेस्ट भी बढ़ा था योगा में। और मेरे घर वालों ने उसके बाद मुझे योग ज्वाइन करने के लिए बोला था। तब मैंने मास्टर्स करने की इसमें सोची थी और ऐसे ही अपने आप में मास्टर्स में आ गई योगा की। तो योग के क्षेत्र में आने के बाद आपका प्रैक्टिकल जो था अप्रोच था स्टार्टिंग में, तो एक मतलब नेट जेआरएफ की तैयारी करनी है, इसकी तरफ आप कैसे बढ़े? एक्चुअली में मैं पहले से मैं ट्यूशन्स पढ़ाती थी, मुझे टीचिंग में बहुत इंटरेस्ट है। मतलब पढ़ाना भी अच्छा लगता है। तो मैं ये तो मुझे पता था कि मुझे टीचिंग करनी है, पर मुझे आज तक कोई यूँ पता नहीं चला था कि मुझे क्या सब्जेक्ट में टीचिंग करनी है। तो जैसे जब हमने एमए में पढ़ना शुरू करा था, जैसे उपनिषद पढ़ते हैं, भगवद गीता पढ़ते हैं, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो स्पिरिचुअली भी देखे तो कैसे भी करके मुझे वो कंटेक्स्ट पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। तब उसके बाद ये डिसाइड किया कि टीचिंग हम इसी में करेंगे। अच्छा, कि योग के ही क्षेत्र में आप पढ़ाएंगी और आगे। तो नेट जेआरएफ का तो मुझे पता ही था, पहले एमए के फर्स्ट ईयर से ही पता था, पर मैंने स्टार्टिंग में कोचिंग ली नहीं। उसके बाद मैंने कल सोचा कि पहले अपना पढ़ ही लेते हैं, उसके बाद जैसे पेपर ख़त्म हो जाएंगे पूरे, उसके बाद ही कोचिंग वगैरह ज्वाइन करेंगे। तो नेट जेआरएफ की कोचिंग जब आपने स्टार्ट करी थी, तो आपको कैसे पता चला कि कैसे कोचिंग करनी है, कहाँ से करनी है, कैसे, मतलब किसी ने आपको सजेस्ट किया था या फिर अपने आप ही था? कनाड एकेडमी के लिए तो मुझे सजेशंस मिले थे, यूट्यूब में मैंने देखा था। और यहाँ से एक पास आउट टीचर भी हैं, उन्होंने मुझे ये सजेस्ट किया था कि यहाँ से करना है, यहाँ से बेस्ट है। ओके। ऊपर से जो यहाँ की पढ़ाई है ना, जैसे मतलब अगर हम डेमो क्लास भी लेते हैं तो वो बहुत इफेक्ट करती है। पहले दिन मुझे इतना अच्छा लगा था सर का पढ़ाया हुआ, बस इसमें कोई संशय की बात नहीं है कि यहाँ से कोचिंग करेंगे कोई। जी। अब थोड़ा सा आपकी तैयारी की तरफ अगर मैं चलूँ कि आपने जेआरएफ अभी क्वालिफाई किया है, तो ऑफ कोर्स आपने तैयारी भी उस लेवल की करी होगी। तो तैयारी में आपका क्या रहा कि कैसे आपको मैनेज करना है, कितने हार्स आपने दिए अपनी पढ़ाई को, और जो दोनों ही सब्जेक्ट को, पेपर 1 पेपर 2 को, तो किस तरीके से आपने शुरुआत करी? सबसे पहले तो उसका बताएं। शुरुआत में जब मुझे मास्टर्स में पता चला था तो मैंने थोड़ी बहुत तैयारी कर ली थी पेपर 1 के रिस्पेक्ट में बोली है। पेपर 2 का इतना कंटेंट मिलता नहीं है, यूट्यूब में भी देखोगे तो इतना डीपली, क्योंकि संस्कृत वगैरह रहते थे ना, डीपली ना मेरे को नॉलेज थी और ना कोई इतना नॉलेज देता नहीं। तो पेपर 2 का मैं हिसाब से बोलूँ तो मुझे इतना कुछ आता नहीं था, पर पेपर 1 के हिसाब से क्योंकि यूट्यूब वगैरह में भी रहता है तो मैंने थोड़ा थोड़ा बेसिक कर लिया था। फिर जब मैं यहाँ कोचिंग में आई तो सबसे पहले स्टार्टिंग में मैंने पेपर 2 सर पढ़ाते थे, मैं वैसे नोट्स बनाती थी अपने। मतलब एक कॉन्सेप्ट मेरे को पूरी क्लियर हो, मतलब एक दिन एक चीज़ हुई है, उसके अगले दिन मेरे वो टॉपिक थोड़ा रह गया है, तो उस टॉपिक को जब सर अगले दिन तक पूरा कंप्लीट ख़त्म कर देते थे, तब मैं उसको ओवरऑल एक व्यू बना के नोट्स बनाती थी कि हाँ मेरे इस पर राय क्या है या मैंने क्या क्या सीखा है इससे।
ताकि मैं आगे कभी पढ़ाऊँ तो मेरे को पता रहे कि हम क्या पढ़ा रही हैं। तो मैंने पूरा आगे के व्यू के वजह से मैंने पूरे नोट्स अपने उस तरीके से तैयार करे कि जो मुझे भी आए मैं आगे किसी को बांट भी सकूँ। और सर की तो सर बहुत वैरायटी तरीके से पढ़ाते हैं, तो मुझे जो अपने बिहेवियर में लगा कि हाँ मुझे ये सही लग रहा है, मैंने उस तरीके से अपने नोट्स बनाए। तो ये तो पेपर 1 का आप स्टार्टिंग से ही कर रही थी पहले से? हाँ, पेपर 1 तो साथ साथ जो मैथ्स वगैरह तो स्टार्टिंग से ही करनी होती है, तो मतलब ज़्यादा ध्यान मैंने पहले पेपर 1 में दिया नहीं। लास्ट के 2 महीने में मैंने पेपर 1 में बहुत ध्यान दिया है, मतलब टेस्ट सीरीज वगैरह लगाकर। और दीपांजलि जी का एक और बात कि दीपांजलि जी ने फर्स्ट अटेम्प्ट में JRF क्वालिफाई किया है एंड पेपर 1 में भी इनकी 50 में से 30 क्वेश्चंस सही हुए हैं, तो काफ़ी अच्छे नंबर हैं पेपर 1 के रिस्पेक्टिव। एंड फर्स्ट टाइम जो है अचीव करना JRF को, तो ये थोड़ा एक बड़ा पार्ट हो जाता है। तो दीपांजलि जी, आप जब तैयारी कर रही थी जिस दौरान, जैसे यहाँ पर वो आके पढ़ती थी तो क्लास हो जाती थी, लेकिन क्लास के बाद भी कुछ हाथ तक यहाँ पर पढ़ना, शाम के 7 बजे तक एटलीस्ट यहाँ पर वो रहती थी और उसके बाद घर जाती थी। तो ये चीज़ें एक आना जाना वाला पार्ट, उसमें टाइम जैसे लगता है कि आप यहाँ पे रह के पढ़ती थी ताकि आपका टाइम बचे। तो आने जाने में भी आप कुछ करती थी कि हाँ जब आप यहाँ से घर जा रही है, घर से यहाँ आ रही है, वो टाइम भी ऐसा हुआ कि बचाने की कोशिश की हो? नहीं इतना तो नहीं है। हाँ, पर कभी कभी रिवाइज कर लिए, तो स्कूटी चला रहे वगैरह तो थोड़ा बहुत चलता है दिमाग में कि हमने आज क्या करा है। हाँ। पर एक्चुअली में मैं टाइम बचाने के चक्कर में ही यहाँ रहती थी। ऊपर से मेरे घर में भी थोड़ा काम चल रहा था, तो मैं घर में टाइम नहीं मिलता था पढ़ने का। तो मैंने डिसाइड करा फाइनली कि मैं 1 महीना यहाँ अच्छे से पढ़ूँगी। तो वैसे वो बात है ना कि एक बार तुम मेहनत कर लो अच्छी एक तरीके से, तो अचीव तो कर ही लोगे कुछ ना कुछ। तो आपने तैयारी के लिए योगा पेपर 1 के लिए एकेडमी के ही रिसोर्सेज से पढ़ा या कहीं और से भी आपने देखा कि यहाँ से भी देखना चाहिए? पेपर 1 के तो मैंने यहाँ से भी पढ़ा है, और मैंने अदर मतलब ये लगा लीजिए जितने रिसोर्सेज मैं यूज़ कर सकती हूँ, मैंने सारे रिसोर्सेज यूज़ करे, यूट्यूब से लेकर टेस्ट सीरीज से लेकर सब यूज़ करा है। तो अगर मैं पेपर 1 के रिस्पेक्टिव पूछूं तो किस तरीके से आप कहना चाहेंगे कि एकेडमी का एक कि पेपर 1 के हिसाब से कितना आपको हेल्प मिली या पेपर 2 के हिसाब से आपको कितना हेल्प मिली? वो हेल्प तो बहुत मिली है, एक गाइडेंस होती है ना कि पेपर तो मतलब मैं अकेले करती हूँ, शायद से पहली बार में तो बिल्कुल नहीं निकाल पाती, इतना तो मुझे पता है। तो एकेडमी के उससे मुझे बहुत ज़्यादा गाइडेंस मिली कि मुझे क्या चीज़ करनी है, कब करनी है, स्टेप बाय स्टेप एक होता है ना कि हाँ आप बना के दे देते हैं कि हाँ अभी ये करो, उसके बाद ये करो, उसके बाद ये करो, ये हमें बहुत ईजी पड़ता है। ऊपर से दोस्त तो रहते ही हैं, तो मुझे अपने आप कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मुझे केवल बस वो मटेरियल मिला है और मुझे सिर्फ पढ़ना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी यही रहती है मुझे। कौन सी ऐसी यूनिट थी आपकी दोनों ही पेपर का, मैं जानना चाहूँगी कि जो आपकी टफ लगी आपको लास्ट टाइम तक कि ये पढ़ना ही नहीं है, अब छोड़ दो इसे? ऐसा मुझे कुछ टफ तो नहीं लगा मुझे। हाँ मतलब पेपर से 1 महीने पहले हट योग मुझे बहुत परेशान कर रहा था क्योंकि उसमें 8 ग्रंथ है कि कैसे रटा जाए, मेरा रटने का थोड़ा है नहीं इतना, तो बहुत बड़ा भी है और रटने का भी है, पर परेशान होते होते कर ही दिया कि नहीं पढ़ना तो है, पढ़ना तो है, तो ऐसे करके मैंने पूरा पढ़ ही लिया था। कोई पार्ट छोड़ा भी था आपने कि ये छोड़ देते हैं, इसको रहने देते हैं? लास्ट टाइम पे मैंने एनाटॉमी बस एक बार पढ़ी, मैं उसके बाद उससे रिवाइज नहीं किया क्योंकि एनाटॉमी बहुत बड़ी है, इसमें हम लगा नहीं सकते क्या क्वेश्चन आएगा। जो पेपर में आया था वो आउट ऑफ द बॉक्स था। हाँ, वो थोड़ा सा अलग क्वेश्चन आप ये ऐसे रहते हैं कि आ जाते हैं। और लास्ट की यूनिट भी में मैंने इतना खास ध्यान दिया था, आयुर्वेद हो गया, इतना आता नहीं था। तो आपको क्या लगता है जैसे कोई चीज़ हम छोड़ दें या रिवाइज करना छोड़ दें तो उसका मतलब आपको लगता है कि अगर आपने उसको 1-2 बार और रिवाइज किया होता तो और अच्छे मार्क्स आपके मतलब उसमें होते? नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा मैं जेन्युइनली बताऊंगी कि मैं जो नोट्स बनाती भी थी ना, तो वो ऐसे था कि एक पन्ने में सब रहता था कि मैंने एक बार देख लिया तो मुझे पता है कि मैंने सब पढ़ लिया। और दूसरी बात, रिवाइज करने से मतलब एक रटने का बन जाता है, मतलब मैं समझ के उस चीज़ को पढ़ रही हूँ तो वो मेरे अंदर ही बैठ जाता है। मतलब व्यवहार से, योग तो व्यवहार से ही जान जाता है, जितना व्यवहार में लागू से उतना ही वो आपको रिफ्लेक्ट करेगा। बस मुझे पेपर में ये चीज़ लगी थी कि हाँ मैं थोड़ा ध्यान दे के पढ़ रही हूँ, मतलब क्वेश्चन
क्वेश्चन को जो था ना थोड़ा थोड़ा ध्यान से पढ़ना चाहिए। मतलब आपने उसको रटने की बजाय समझ के करने में ज़्यादा टाइम लगाया कि हाँ उसको करेंगे समझ के तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। भले ही मुझे 3-4 घंटे लग जाते थे किसी टॉपिक करने में, उसके नोट्स बनाने में, पर मैं उसे समझ के ही करती थी। और समझ के आधार पर क्या लगता है आपको कि जो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो कॉमन सेंस के होते हैं वो भी ठीक किए जा सकते हैं फिर? जैसे कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं आपके जो डायरेक्ट फैक्ट नहीं होते, सारे ही ग्रंथों में होगा, चाहे योग दर्शन का उठा लीजिए, कुछ होते हैं ऐसे, तो आपको क्या लगता है जैसे आप समझ के बहुत अच्छे से कर रहे हैं उसको, कॉमन सेंस वाले क्वेश्चंस भी आप अडॉप्ट कर पाएंगे अच्छे से? समझ के होता है, क्योंकि अगर आप एक चीज़ को ढंग से मतलब की फ्रेम बना दिया, उसके बाद आप कुछ उसमें बैठा देते हो ना, तो वो की पॉइंट्स याद हो जाते हैं। अगर आपको की पॉइंट्स याद हो जाते हैं तो आप पे मतलब क्वेश्चन कहीं से भी घूम जाए ना, आपको आंसर पता हो। तो मैथ्स का एक बैकग्राउंड होना और मतलब वो तो आपको हेल्पफुल ही रहा होगा, 12th तक मैथ्स थी तो मैथ्स का आपको इतना ध्यान मतलब इतना ज़्यादा आपको फोकस नहीं करना पड़ा होगा। नहीं करना पड़ा, 5 साल मैथ्स छोड़ी है, ऐसा नहीं होता पर वही है ना कि मैंने शायद से 12th में अपनी मैथ का इतना अच्छा बेस बना लिया था कि मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। जी, तो आगे जैसे एग्ज़ाम के दौरान वाला जो पार्ट होता है, जब आप एग्ज़ाम हॉल में होते हैं, एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, तो उसका थोड़ा सा आप अपना एक्सपीरियंस बताएं, क्योंकि एक फर्स्ट टाइम में था और पहली बार जब भी कोई स्टूडेंट एग्ज़ाम देने जाता है, ऊपर से ऑनलाइन एग्ज़ाम आता है, तो वो एक्सपीरियंस क्या था? पहली बार पेपर दे रही हूँ, होगा नहीं होगा, मतलब बहुत सारी चीज़ें माइंड में चलती हैं, तो आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ? ऐसा तो मेरे पास कुछ था नहीं, मतलब हुआ नहीं, मतलब मेरा पहली बार मैं वैसा पेपर भी CBT वाला भी पहली बार ही दे रही थी। हाँ हाँ। पर मुझे एक बेनिफिट पेपर टेस्ट सीरीज देने से हुआ। मैंने बहुत सारे पेपर दिए थे लगभग, मतलब कोचिंग से जो होते थे पेपर, पर मैंने एक्स्ट्रा अपने पेपर ही बहुत सारे लगाए थे, तो उससे मेरे को टाइम मैनेजमेंट का काफ़ी पता चल गया था। टाइम मैनेजमेंट हो गया और एक फोकस करने का कि हाँ मुझे कोई कैसे बैठना है और मेरा कंप्यूटर मेरे आगे है, मुझे कितने फोकस से उसको पढ़ना है। बस बाकी तो मेरे दिमाग में कुछ नहीं था उस टाइम। मेरा आधार कार्ड भी खो गया था उस दिन, पर मैंने मतलब ऐसा माइंड में नहीं लिया कि दूसरा बन जाएगा, पर ऐसा कोई दिक्कत नहीं हुई। तो टाइम में मतलब आपने कितना टाइम दिया पेपर 1 और पेपर 2 के लिए? पेपर 2 मैंने पहले ही करा था, तो मेरा 1 घंटा 40 मिनट लग गया था उसमें। मुझे रिवीजन का बिल्कुल टाइम नहीं मिला। और जो मेरा पेपर 1 था, पेपर 1 को बाकी 1 घंटा 20 मिनट में मैंने पेपर 1 करा। उसमें भी लास्ट में एक क्वेश्चन मेरा घूम गया था, या पहला टाइम था शायद से, ऐसा हो गया होगा। तो मेरे को रिवीजन का बिल्कुल रिवाइज करने का बिल्कुल टाइम नहीं मिला उसमें। तो जो मैंने लगाया है वही लगाया है, बस उसमें ही हो गया। उसी में हो गया। तो अंत में आप किन किन को धन्यवाद करना चाहेंगे अपनी इस उपलब्धि के लिए कि आपका JRF फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ है, तो आपके फैमिली मेम्बर्स का सपोर्ट रहा होगा, कभी कोई ऐसी दिक्कत तो नहीं आई कि फैमिली मेम्बर्स की वजह से कोई ऐसे प्रेशर रहा हो कि नहीं अब नहीं पढ़ना है, अब तुमने बहुत पढ़ लिया, अब ये काम करो वो काम करो, ऐसे भी कई सारे डिस्टर्बेंस होते हैं? होते तो हैं, पर ऐसा नहीं है, अपने आप को पढ़ना है तो पढ़ना है, इसमें कोई आपको रोक नहीं सकता। तो पहले मैं अपने माँ बाप को धन्यवाद देना चाहूँगी, मेरे भैया हैं, मैं उन भैया को धन्यवाद देना चाहूँगी, कनाडा अकेडमी जो सर हैं, सर को बहुत धन्यवाद देंगे, मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। तो उसमें सबसे बड़ी चीज़ ना, मुझे कनाडा अकेडमी की ये जो क्लास है ना, वो मंदिर के समान है। मैंने यहाँ बहुत पढ़ा है, तो मैं यहाँ की हर एक चीज़ को धन्यवाद देना चाहूँगी, चाहे वो चेयर हो, चाहे वो टेबल हो, चाहे वो कुछ भी हो। क्योंकि जब मेरा रिज़ल्ट आया था तब मेरे दिमाग में यही चीज़ें चल रही थी कि हाँ मैंने यहाँ बैठ के पढ़ा है। और एक और व्यक्ति है जिन्होंने में बहुत ज़्यादा साथ दिया है, नरेंद्र जी, उनको मैं बहुत ज़्यादा धन्यवाद देना चाहूँगी। और बाकी तो मेरे दोस्त भी, हाँ कोचिंग के जो मेरे दोस्त हैं उन्होंने बहुत हेल्प करी है, उनका भी धन्यवाद देना चाहूँगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका धन्यवाद धन्यवाद जी, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आगे फ्यूचर के लिए, ऐसे ही हमारे साथ आप जुड़े रहें और फ्यूचर में बहुत अच्छा करें, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। थैंक यू मैम।